Hello everyone, good morning. Let's we start our remaining topic. External source of recruitment. In our previous video, we have already discussed all these methods. It means external source का direct recruitment, factory gate, casual collar, advertising, employment exchange, placement agency and management consultant, campus recruitment. All these methods we have already discussed in our previous video. So today we will discuss remaining these methods. First method, recommendation from present employee. It means present employee की recommendation का मतलब सिफारिश से एक नया employee hire करना. Sometime organization अपने present employee को invite करती है कि वो अपने किसी रिलेटिव या नॉन पर्सन्स के नेम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करें और अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन से ऑर्गेनाइजेशन एक नया एम्प्लॉय क्या कर लेती है, हायर कर लेती है. बट इफ न्यू एम्प्लॉय ने किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसके लिए ओल्ड एम्प्लॉय को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, क्योंकि उसी की गुडविल पे फेथ करके हमने एक नया एम्प्लॉय क्या किया है, हायर किया. फॉर एग्जांपल है, हमारे स्कूल में कोई वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, मैथ्स की कोई वैकेंसी है, तो मैनेजमेंट कहते हैं कि भाई किसी का भी कोई नॉन पर्सन है तो प्लीज़ वो लेके आ सकता है, क्योंकि इमरजेंसी है, अभी हमें इस पोस्ट को क्या करना है, फिल करना है. तब मैं अपने किसी नॉन पर्सन को क्या करती हूँ, बोलती हूँ कि भाई अभी आरपीएस में ना मैथ्स की वैकेंसी है, तो आप प्लीज़ क्या करो, अप्लाई करो. तो फिर उसके बाद वो नॉन पर्सन क्या करता है, वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करता है. पहले अपना रिटन टेस्ट देता है, इंटरव्यू देता है, डेमो देता है, जो भी करता है वो अपने कैलिबर के बिहाफ पे करता है. बट मैं मैनेजमेंट क्यों कहती हूँ कि ही इज माई नॉन पर्सन, या मेरा रिलेटिव है, ठीक है, मेरा कजन है, मेरा ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है, मैं उसका इंट्रोडक्शन भी मैनेजमेंट के साथ करा देती हूँ. तो इससे क्या होता है कि भाई मेरी रिकमेंडेशन से एक नया एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस में हायर कर रहे हैं. बट जो मेरी रिकमेंडेशन से एक नया एम्प्लॉय हायर किया जा रहा है, अगर उस नए एम्प्लॉय ने अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड कर देता है, तो इसके लिए मैं अकाउंटेबल मानी जाऊंगी, क्योंकि मेरी गुडविल पे फेथ करके ही मैनेजमेंट ने उस नए एम्प्लॉय को क्या किया है, हायर किया है. ठीक है, तो इन सच केस में हम ओल्ड एम्प्लॉय की गुडविल बेटर होती है, तो ही हम उस एम्प्लॉय को इस टाइप के ऑफर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो नए एम्प्लॉय की गुडविल पर फेथ कर हम उसकी रिकमेंडेशन से एक नया एम्प्लॉय क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं. तो ये रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय क्लियर. उसके बाद आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर. लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड क्या होता है बच्चे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वी हैव नो नीड टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल लेबर्स, ठीक है, वी डू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स. एंड कॉन्ट्रैक्टर या जॉबर्स वो पर्सन होते हैं जिनका लेबर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये विलेज, मोहल्ला या कॉलोनीज के जितने भी लेबर्स होते हैं उनसे इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्टर हमें क्या करता है, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हमें लेबर अवेलेबल कराता है अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, बट उसके लिए वो अपना कुछ कमीशन हमारे से क्या करता है, चार्ज करता है. तो बेटा इसका मतलब हमने लेबर हायर किए किसके थ्रू, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग हमें लेबर क्या करता है, अवेलेबल कराता है. क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, मान लो उसमें मान लो 100 लेबर की मुझे जरूरत है. अब क्या मैं एक एक लेबर के पास जा जाके कॉन्ट्रैक्ट करूँ, नहीं, तो मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर से टाई अप कर लेती हूँ, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर या जो जॉबर्स पर्सन है उनका लिंक होता है वेरियस लेबर से. वो लेबर्स हायर करवाते हैं मुझे, और इस काम के बदले में क्या लेते हैं, मेरे से कुछ फीस या कमीशन चार्ज करते हैं. तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर हायर करना. आप लोगों ने देखा होगा जब कटाई का टाइम आता है, फसल कटाई का टाइम आता है, तो भी हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है. तो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो हमें लेबर लार्ज स्केल पर प्रोवाइड करते हैं, जिनका बहुत लार्ज स्केल पर फार्मिंग का काम होता है, तो उन लोगों को भी इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है. ठीक है, और कई बार तो कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो अपने अंडर में ही लेबर रखते हैं. ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी से टाई अप करते हैं, पैसा इकट्ठा लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं और अपने हिसाब से लेबर्स को प्रोवाइड भी कर देते हैं. तो वो खुद का भी अपना ऑन लेबर्स रखने स्टार्ट कर देते हैं.
ठीक है, तो वो एक दूसरे फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ आपको लेबर अवेलेबल कराएगा और उसके बदले में अपने से क्या आपसे क्या लेता है, चार्ज लेता है, फीस लेता है। और दूसरा वाला केस है, तो उस केस में जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने नीचे लेबर रखता है। ठीक है, कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट या कहीं भी लमसम में लेबर्स की अगर ज़रूरत होती है तो हम उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वो अपने लेबर्स को हमें अवेलेबल करा देता है। सारी फीस का जो भी पेमेंट होता है वो खुद टाई अप करता है ओनर के साथ, और जितना पैसा आता है उसमें से अपने लेबर्स को ठीक है दे देता है और कुछ अपने प्रॉफिट के लिए भी रख लेता है। तो वो एक अलग टाइप का होता है, लेकिन वो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही होता है। वो भी आप इसमें चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन में क्या आता है कि भाई टीवी पर, जैसे कल मैंने एडवर्टाइजिंग वाला मेथड बताया था, लेकिन एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन में सिर्फ टीवी पर ऐड आती है। एक पर्टिकुलर चैनल पर हम अपनी रिक्वायरमेंट की एड डिस्प्ले कर देते हैं। उस एड को देखकर भी लोग जॉब के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको बताया भाई हमारे रेवाड़ी में एक लोकल चैनल है रेन। उस रेन वाले चैनल पे हम क्या कर देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, या हम क्या कर देते हैं अपनी रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं ऐड बना के, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी कंपनी में या हमारी शॉप पर 2 सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है। जो भी लोग उस चैनल को देखते हैं, उस न्यूज को, उस एड को देखकर वो जॉब के लिए क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो उस मेथड को बोला जाता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये अलग से दे दिया, अदरवाइज ये इसी एडवर्टाइजिंग में हम इसको इंक्लूड ही कर सकते थे, बट कोई नहीं, अभी अलग दे रखा है तो आपको अलग ही इसको एक्सप्लेन करना है। टीवी वाली ऐड, अगर आप केस भी सोल्व करते हो तो टीवी में अगर ऐड दे रखी है तो बेटा वो इसी में आएगी। ठीक है, बाकी किसी में भी ऐड दे रखी है वो आपको एडवर्टाइजिंग में लिखनी है। तो एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन कोई ऐसा नया नहीं है, हर बच्चे को पता है कि कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेसमैन अगर उसको किसी भी टाइप के एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी ऐड बनाकर टीवी पर क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। उस ऐड को देखकर जो भी लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनका अपॉइंटमेंट कर देता है। तो उस मेथड को क्या बोला जाता है, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। फिर उसके बाद लास्ट वन है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू एम्प्लॉय हायर करना। वेब पब्लिशिंग भी आज की तारीख का बहुत पॉपुलर मेथड होता है। कहते हैं बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स होती है जिसमें अनएम्प्लॉयड पर्सन अपना बायोडाटा डाल के रखता है, और कंपनियां भी उन साइट्स पे विजिट करती रहती है। अगर उनको कोई अच्छा बायोडाटा मिल जाता है तो उस बायोडाटा के बिहाफ पर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कॉल कर देती है। समटाइम कंपनी भी अपनी रिक्वायरमेंट उस साइट पे क्या कर देती है, डिस्प्ले कर देती है, ताकि अनएम्प्लॉयड पर्सन जब उस साइट की विजिट करेगा तो कंपनी की रिक्वायरमेंट को देखकर वो जॉब के लिए क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है। तो उस मेथड को बोला जाता है वेब पब्लिशिंग। जैसे naukri.com, webster.com और भी बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स होती हैं। इन साइट्स पे क्या होता है बेटा, अनएम्प्लॉयड पर्सन अपना बायोडाटा डाल के रखता है, कंपनियां अपनी रिक्वायरमेंट इसके ऊपर डाल देती हैं, क्योंकि वहाँ अनएम्प्लॉयड पर्सन विजिट करते रहते हैं, उन साइट्स पे देखते रहते हैं कभी किसी कंपनी ने कोई वैकेंसी तो नहीं निकाली है। अगर किसी कंपनी ने कोई वैकेंसी निकाल दी है, ठीक है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को देखकर उस कंपनी में वो जॉब के लिए क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। बट कंपनियां भी इन साइट्स की विजिट करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियां भी देखती है कि भाई कोई अच्छा कैंडिडेट ने अपना बायोडाटा उस पर डिस्प्ले कर रखा हो, तो अगर अच्छा बायोडाटा है तो उस बायोडाटा को देखकर अगर उनकी जॉब के लिए सूटेबल है तो फिर वो उस कैंडिडेट्स को बायोडाटा की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर इंटरव्यू के लिए क्या कर देती है, कॉल कर देती है। तो बेटा उस मेथड को क्या बोला जाता है, वेब पब्लिशिंग मेथड। ये भी काफी पॉपुलर मेथड है। ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगी कि ये मेथड आज की तारीख में इसकी वैल्यू नहीं है। सो बेटा दीज आर द मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री गेट में डिफरेंस क्लियर हो गया, दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, या नोटिस लगाया जाता है या नोटिस नहीं लगाया जाता। ये रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सीकर्स खुद आके अपना बायोडाटा सबमिट करा के जाते हैं कि फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज कॉल कर देना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट अथोराइज एक्सचेंज होता है जहां अनएम्प्लॉयड पर्सन अपना बायोडाटा डिपॉजिट करके जाते हैं कि फ्यूचर में जब भी बायोडाटा डिपॉजिट कर देते हैं और कंपनियां खुद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करके सूटेबल कैंडिडेट्स क्या करती है, हायर करती है।
ये किसी टाइप की कोई फीस कंपनी से नहीं लेती। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट अथोराइज एक्सचेंज होते हैं। इनके पास भी अनएम्प्लॉयड पर्सन का बायोडाटा होता है। कंपनियां को जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंपनियों को सूटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल कराते हैं, लेकिन उसके बदले में ये अपना चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट कहता है कैंपस रिक्रूटमेंट में वो मेथड होता है जब कॉलेज कैंपस में खुद कंपनियां आकर अच्छे कैंडिडेट्स को वहां से क्या करती है, हायर करती है और उनको अच्छा पैकेज ऑफर करके चले जाते हैं कि जैसे आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाए आप जॉब के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई करते हो, तो उसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। इसमें प्रेजेंट एम्प्लॉय की सिफारिश से एक नया एम्प्लॉय हायर किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट एम्प्लॉय की अगर गुडविल बेटर है तो ही ऑर्गेनाइजेशन उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, तो उसको बोला जाता है कि प्रेजेंट एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन से एक नया एम्प्लॉय हायर करना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अगर हमें लेबर्स की जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे तो हमें इंडिविजुअल लेबर से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फिर जॉबर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमें लेबर्स अवेलेबल कराते हैं, इसके बदले में वो हमारे से क्या लेते हैं, फीस। टीवी में ऐड करके हम इनवाइट करते हैं लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करें, और ये ऑनलाइन साइट्स बनी हुई होती है, उन साइट्स पे अनएम्प्लॉयड पर्सन अपना बायोडाटा डाल देता है और कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो जॉब के लिए क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कई बार कंपनियां बायोडाटा को देखकर इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है, कई बार कंपनी की रिक्वायरमेंट देखकर कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है, जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। तो ये थे स्टूडेंट्स एक्सटर्नल सोर्स के मेथड। ठीक है, अब एक्सटर्नल सोर्स के मेथड डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में कि जब हम एम्प्लॉय को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों के पूनम गांधी की बुक में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रोसेस के पॉइंट्स जरूर अपनी बुक में मेंशन कर ले, ताकि फ्यूचर में बहुत सारे प्राइवेट ऑथर्स में लिखा हुआ है तो आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं इसलिए इस टॉपिक को डाल दिया, लेकिन साथ में पॉइंट साइड में जरूर लिख ले वीडियो में देखने के बाद, ताकि क्योंकि बाद में वीडियो देख लेते हो लेकिन पॉइंट्स माइंड से स्लिप हो सकते हैं, तो जरूर बुक में इन पॉइंट्स को मेंशन करें। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट आता है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाना। ठीक है, कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो वेरियस डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है, या वेरियस डिपार्टमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। और जब सब डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास आ जाती है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एस्टिमेशन लगाता है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन आवर बिजनेस। ओके, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है कि एम्प्लॉय हायर करना, लेकिन बेटा रिक्वायरमेंट की लिस्ट तो डिपार्टमेंट वाइज बनती है। हर डिपार्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाता है कि मुझे एक सेल्समैन की ज़रूरत है, या मुझे एक सुपरवाइजर की ज़रूरत है, या एक मैनेजर की ज़रूरत है, या XYZ डेजिनेशन की आप लोगों को ज़रूरत होती है। तो एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो प्रिपेयर हिज लिस्ट, और लिस्ट बनाकर वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या कर देता है, हैंड ओवर कर देता है। सबकी लिस्ट आने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टोटल एस्टिमेशन लगाता है कि मुझे कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब वही एस्टिमेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि हम एम्प्लॉय का एस्टिमेशन लगाते हैं कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। होल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो सभी डिपार्टमेंट्स का जब रिक्वायरमेंट की लिस्ट आ जाती है तो उसके बिहाफ पर हम टोटल एस्टिमेशन लगाते हैं। अब जैसे सभी की लिस्ट आ गई, मुझे टोटल एस्टिमेशन लगा दिया, तो आइडेंटिफिकेशन द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब मैं क्या करती हूँ, रिक्रूटमेंट का सोर्स आइडेंटिफाई करती हूँ, किस सोर्स के थ्रू मुझे क्या करना है, रिक्रूटमेंट करनी है। क्योंकि देयर आर द वेरियस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, लेकिन हर सोर्स की अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है। तो जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट का सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सोर्स से मुझे रिक्रूटमेंट करनी है। मैं वो सोर्स आइडेंटिफाई करती हूँ जिसकी कॉस्ट कम से कम रहे
और जिसमें अच्छा एम्प्लॉय हम क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। समटाइम पोस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस टाइप का कैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, और उस चीज़ को भी अपने माइंड में कंसिडर करके हम रिक्रूटमेंट का सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे इंटरनल से हायर करने या एक्सटर्नल सोर्स से हायर करना है। अगर इंटरनल से भी हायर करना है तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, अगर एक्सटर्नल से मुझे हायर करना है तो कौन सा मेथड मुझे अडॉप्ट करना है, तो वो सोर्स आप यहाँ पहले ही यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एडवांस में क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके बाद आता है थर्ड, इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। अब जैसे ही मैं सोर्स डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे तो इस सोर्स से क्या करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके बाद मैं एक इनविटेशन प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि उस इनविटेशन को ही तो मैं ऐड के थ्रू डिस्प्ले करूंगी, तभी तो लोग उस इनविटेशन को देखकर जॉब के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। वो इनविटेशन में मैं क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ कि मुझे किस एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर स्किल होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ सिलेक्शन की प्रोसेस को ब्रीफली लिखती हूँ, पे स्केल कितना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं क्या करती हूँ, उसमें मेंशन करती हूँ अपने इनविटेशन में। और साथ ही मेरे इनविटेशन की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और मेरा इनविटेशन भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि मोर एंड मोर कैंडिडेट्स उस इनविटेशन से अट्रैक्ट होकर जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, ठीक है। अब कहते हैं इनविटेशन जब मैं बनाती हूँ, यानी मैं जब पूरे की पूरी डिटेल प्रिपेयर करती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि सेम इनविटेशन ही मुझे किसी न्यूज़पेपर या टीवी में देना होता है, और उस न्यूज़पेपर और टीवी के इनविटेशन को देखकर ही लोग जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अगेन मैं रिपीट करती हूँ, उस इनविटेशन की लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए कौन से डेजिग्नेशन के लिए, डेजिग्नेशन कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, उस डेजिग्नेशन के लिए क्या पे स्केल होगा, क्या स्किल और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय में होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, ओके। और भी अगर आप कुछ स्पेशल डिमांड करते हो उस डेजिग्नेशन से तो वो चीज़ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप उसमें क्या करोगे, मेंशन करोगे। और कहते हैं उस इन्विटेशन को देखकर लोग क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना इन्विटेशन तैयार कर दिया। आप कहते हैं इनविटेशन तैयार करके मैंने किसी न्यूज़पेपर या जो मैं यहाँ सोर्स सेलेक्ट किया था उस सोर्स के थ्रू इनविटेशन मैंने पब्लिक में क्या कर दिया, सेंड कर दिया। थर्ड पॉइंट में सेंड होने के बाद फोर्थ पॉइंट पे आता है स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स, कि अब मैं इनविटेशन सेंड करने के बाद इनविटेशन को देखकर जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जितनी भी मेरे पास एप्लीकेंट्स की लिस्ट आती है उन एप्लीकेंट्स को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। एक तो वो एप्लीकेंट्स होते हैं जो मेरी जॉब के लिए सूटेबल है, जिनमें वो सारी नेसेसरी क्वालिफिकेशन होती है जो जॉब के लिए मैंने मेंशन की थी, उनकी मैं एक अलग लिस्ट बना लेती हूँ। एक वो सारे कैंडिडेट्स, ठीक है, जो मेरी जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, उनमें वो सारा कैलिबर या क्वालिफिकेशन नहीं है जो मुझे अपनी जॉब के लिए चाहिए, उन सब की मैं दूसरी लिस्ट बना लेती हूँ, वो रिजेक्टेड लिस्ट में होता है। दूसरी एक मैं अच्छी लिस्ट बनाती हूँ, जो कैंडिडेट्स मेरी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं उसको सेलेक्टेड लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब जो कैंडिडेट्स सेलेक्टेड लिस्ट में आते हैं बेटा उनको सिलेक्शन की प्रोसेस में एंट्री करवाई जाती है, और जो रिजेक्टेड लिस्ट में आता है उनको वहीं पे क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डिजर्विंग एप्लीकेंट्स होते हैं, जो मेरी जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और कहता है लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद उन्हीं सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए या आगे सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए एंट्री करवाई जाती है। सो बेटा ये 4 पॉइंट्स है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के। सो देर आर द 4 पॉइंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब एम्प्लॉयज का एस्टिमेशन लगाया जाता है कि इस डिपार्टमेंट वाइज हमें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है। फिर सोर्स डिसाइड किया जाएगा किस सोर्स से रिक्रूटमेंट करनी है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल करना है तो कौन सा मेथड है, एक्सटर्नल करना है तो कौन सा मेथड है। फिर एक इनविटेशन तैयार किया जाता है, क्योंकि जो सोर्स आपने डिसाइड किया उस सोर्स के थ्रू हमें इनवाइट करना होता है पब्लिक में। इनविटेशन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका सब इन्फॉर्मेशन उस इनविटेशन में प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। इनविटेशन देने के बाद जो कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिनकी भी एप्लीकेशंस आते हैं बेटा उन सभी एप्लीकेशंस की 2 लिस्ट बनाई जाती है। एक तो आपकी जो सेलेक्टेड लिस्ट होती है और एक आपकी रिजेक्टेड लिस्ट। सेलेक्टेड लिस्ट में वो कैंडिडेट्स आते हैं,
सेलेक्टेड लिस्ट में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो मेरे जॉब की मिनिमम क्वालिफिकेशन या इनविटेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं, और रिजेक्टेड लिस्ट में वो आते हैं जो मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कहता है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस मीनिंग का आता है, भाई इंटरनल सोर्स में वी हायर द एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल सोर्स में वी हायर द एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद टाइमिंग के कहता है इंटरनल सोर्स में टाइम क्या लगता है, कम लगता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर से ही एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, किसी टाइप की कोई ऐड वगैरह नहीं होती, तो ये कम टाइम लगता है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो लॉट ऑफ टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एस्टिमेशन लगाना पड़ता है, फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह देनी पड़ती है, फिर उनका इंटरव्यू लेना पड़ता है, रिटन टेस्ट लेना पड़ता है। सो लॉट ऑफ टाइम इसमें क्या हो जाता है, हमारा कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमी, भाई इंटरनल सोर्स आपका इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है, उसमें बहुत सारा एक्सपेंस कोई इंक्योर नहीं होता, बिजनेस के अंदर से ही एम्प्लॉय हम हायर डेजिग्नेशन पे क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन एक्सटर्नल जो सोर्स होता है वो आपका इकोनॉमिकल नहीं है, कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसमें ऐड वगैरह देनी पड़ती है, साथ ही एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ती है, उसको भी पेमेंट करना पड़ता है। सो काफ़ी कॉस्टली होता है। उसके बाद आता है क्वालिटी। देखो इंटरनल सोर्स से की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यह लिमिटेड चॉइस है, और लिमिटेड चॉइस में बहुत कैलिबर रखने वाला या बहुत अच्छा एम्प्लॉयज आप हायर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें वाइडर चॉइस होती है। वाइडर चॉइस का मतलब एक पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए 1000 में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ 5 में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है। तो इंटरनल जो सोर्स होता है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इंटरनल सोर्स जो होता है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर नहीं है, सॉरी, क्यों? क्योंकि उसमें लिमिटेड चॉइस है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। क्वालिटी का मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एम्प्लॉय हम हायर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ वाइडर चॉइस है। मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, कहता है व्हेन वी हायर द एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज हो जाता है, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है, इफ वी परफॉर्म द बेटर वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन डेफिनेटली हम क्या करेंगे, प्रमोट होंगे। तो उनका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की जो वर्क फोर्स है या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट हो जाते हैं, उनका मोरल अप हो जाता है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में एग्जिस्टिंग जो वर्कफोर्स होती है उनका मोरल अप होने की बजाय क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। वो मोटिवेट होने की बजाय डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है चाहे कितना भी बेटर वर्क परफॉर्म करो तब भी हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बाहर से ही क्या करेगा, हायर करेगा। ठीक है, सो बेटा दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। अब आपका एक टॉपिक रिक्रूटमेंट का खत्म, यानी स्टाफिंग की 3 एलिमेंट्स है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो मैंने रिक्रूटमेंट वाला जो एलिमेंट है वो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, आज मैंने वाइंड अप कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट का मीनिंग, उसके दोनों सोर्स, उसके दोनों सोर्स के मेथड्स, दोनों सोर्स में डिफरेंस, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। ठीक है, कल की जो यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड एलिमेंट, सिलेक्शन। व्हाट डू मीन बाय द सिलेक्शन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। रिक्रूटमेंट में किसी भी टाइप का, रिक्रूटमेंट एलिमेंट में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, प्लीज स्टूडेंट्स जरूर मैसेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।